जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं मित्रों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद एसपी सर पर। कल हम आपको इतिहास में पढ़ा रहे थे। हुमायूं ने अपने पिता बाबर के कहने पे अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में चार भागों में बांट दिया। हुमायूं पहले जो है बदखसा का सूबेदार था। उसके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदा। कामरान को दिया था काबुल और कंधार। अस्करी को दिया था संभल। हिंदाल को दिया था अलवर और मेवाड़ की जागीर। मेवाड़ के ही राजा थे राणा प्रताप सिंह, जो राणा संग्राम सिंह के पौत्र थे। ये सिसोदिया वंश के थे राणा प्रताप। तो हिंदाल और सुलेमान मिर्जा, तो उसका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा को। सुलेमान मिर्जा को किसकी जागीर दी थी? बदखसा की जागीर दी थी। जहाँ का यह सूबेदार था वहाँ की जागीर अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दे दिया। ठीक है ना? अब आगे देखिए, कल बंटवारा के बाद वीडियो बंद कर दिए थे। ठीक है ना? बढ़िया से चल रही वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो चलिए, हुमायूं ने जब बंटवारा कर दिया अपने भाइयों में, उसके बाद जो क्या हुआ था, हुमायूं 1500 शासक बना। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को शासक बना था। गद्दी बैठा था नसीरुद्दीन हुमायूं के नाम से। किस नाम से? नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो हुमायूं गद्दी पर बैठने के बाद अपने भाइयों को, अभी जैसा हमने बताया है, इसके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। कामरान को काबुल और कंधार, कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीर दे दी। इसका भाई सुलेमान मिर्जा था, इसे बदखसा की जागीर दे दी, जहां पर ये पहले जागीरदार था। ठीक है। तो इसी जो है शासक बनने से पहले, अर्थात बाबर के समय में, यह बदखसा का जागीरदार था। इसे जागीर दे दी अपने भाई सुलेमान मिर्जा को। उसके बाद 1531 ईस्वी में दौरा का युद्ध हुआ। दौरा या देवराय, 3 नाम इतिहास में मिले हैं। एक ही जगह का नाम है। यह उत्तर प्रदेश में पड़ती है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है यह स्थान। इस युद्ध में बाबर, अब देख लीजिए, पिता की बात को पुत्र को झेलना होता। जैसे पिता की जमीन जायदाद जो होती पुत्र लेता है, उसी प्रकार से पिता का झगड़ा भी पुत्र लेता है।
कैसे लेता देखिए, इसे हुमायूं में सिद्ध होता है। हुमायूं, बाबर जो था, बाबर का अंतिम युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ था। किसके विषय में? बाबर और महमूद लोदी, अफगानों के बीच में। तो इसमें बाबर विजयी हुआ था। अफगानों की तरफ से नेतृत्व किसने संभाला था? महमूद लोदी ने। महमूद लोदी मारा नहीं गया था, सिर्फ बाबर विजयी हुआ था। और महमूद लोदी दोबारा बाप से नहीं जीत पाया तो बेटे से जीतने आया था। और तो दौरा के युद्ध में, वैसे हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध हैं मुख्य: देवरा, चोर, बासर। इसे याद रख लेंगे आप तो काम चल जाएगा। देवरा से देवरा या देवराई का युद्ध, चोर से चौसा का युद्ध, अब्बास से बिलग्राम का युद्ध, और सर से सरहिंद का युद्ध। बाबर ने भी 4 युद्ध लड़े थे, चारों जीता था, लेकिन हुमायूं पहला युद्ध जीता और अंतिम युद्ध जीता। बीच के 2 युद्ध, चौसा और बिलग्राम का युद्ध, नहीं जीत पाया था। अब देवरा युद्ध तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जब हुमायूं के पिता बाबर से महमूद लोदी जीत नहीं पाया तो बाबर जब मर गया, 29 में युद्ध हुआ था, 30 में बाबर मर गया और 30 में ही इसने गद्दी संभाली। 26 दिसंबर को बाबर मरा था, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, और 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं ने गद्दी संभाली थी। और इसके पहले बदखजा का सूबेदार था। तो यह जो है उस समय इसका नेतृत्व था। अब जो महमूद लोदी 1531 ईस्वी, महमूद लोदी 1531 ईस्वी में आ गया लड़ने पुनः हुमायूं से, और इनके बीच में देवरा नामक स्थान पे जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, युद्ध हुआ। यह इसका जो है ये भी हुमायूं और अफगानों के बीच लड़ा गया था। हुमायूं और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। यहाँ भी नेतृत्व अफगानों का महमूद लोदी किया था। महमूद लोदी किया था अफगानों का नेतृत्व, ठीक है ना। अफगानों का नेतृत्व किसने किया था? महमूद लोदी ने यहाँ भी किया था। वो आया था अफगानों की तरफ से। इस युद्ध में शेरशाह भी था। इस युद्ध में महमूद के साथ शेरशाह भी था। और इसके पहले बाबर वाले युद्ध में अफगानों से जो लड़ा था, बाबर अफगानों से युद्ध लड़ा था, उसमें भी शेरशाह आया, ठीक है ना। दोनों में शेरशाह युद्ध देखा था बाबर के साथ और हुमायूं के साथ। अब यह देखा था कि यही बहुत बड़ी सेना है। यद्यपि यह जो है हुमायूं इसमें जीत गया, लेकिन शेरशाह 2 बार हारा था। और एक बात याद रखिए, जो शेर जितना घायल होता उतने आक्रामककारी होता, और यह 2 बार हार गया था। अब यह दूसरी बार हारने के बाद खुद इनसे लड़ने की हुमायूं से योजना बनाई, और ये 1531 में लड़े, जीते, और 1533 में इन्होंने
हुमायूं ने 1533 ईस्वी में 1533 ईस्वी में हुमायूं क्या किया? दीन पनाह नामक नगर बसाया। नामक नगर बसाया और इसके पुस्तकालय का नाम भी था दीन पनाह। पुस्तकालय का नाम क्या था? दीन पनाह। ठीक है। 1539 ईस्वी में 26 जून 1539, कहीं कहीं मिलता है 25 जून, कहीं मिलता है 26 जून। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा था शेरशाह। शेरशाह का परिचय दें अगर हम आपको, तो शेरशाह जो था, इसके परिचय हम बाद में दे देंगे पूरा डिटेल में, लेकिन ये 14 में शेरशाह नहीं बल्कि शेर खां युद्ध करने आया था। शेर खां, तब इसका नाम था शेर खां। और जब 14 का युद्ध जीत गया तो इसने अपने आप को शेरशाह के नामकरण से अलंकृत कर दिया। ठीक है ना? शेरशाह के नाम से अलंकृत कर दिया अपने आप। तो चौसा का युद्ध 25 या 26 जून 1539 ईस्वी को, यह पड़ता कहां? चौसा आधुनिक आज के जो बिहार है के बक्सर जिले में पड़ता। आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा कि बक्सर का युद्ध, तो उसे बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन बक्सर का युद्ध ये चौसा के नाम से था। बक्सर जिले में चौसा नामक स्थान पे ये हुआ था। चूंकि हुमायूं को अच्छी तरह से, बाबर तो था नहीं, हुमायूं को अच्छी तरह से शेरशाह परख लिया था कि हुमायूं की इतनी बड़ी सेना को हम इतने आसानी से हरा नहीं सकते। इसीलिए हुमायूं ने, शेरशाह ने यह योजना बनाई कि हुमायूं को एक ऐसे स्थान पे ले जाकर लड़ाया जाए जहां हुमायूं जिस स्थान से अनभिज्ञ हो, जहां पे युद्ध करने में सफल ना हो। तो वह स्थान चुना चौसा का, जो आधुनिक बिहार के बक्सर जिले में पड़ता है। ठीक है। तो चौसा के स्थान पे इसे ले गया और हुमायूं हार गया। इसमें हुमायूं पराजित हो गया। लेकिन शेरशाह अफगान, दूसरा अफगान संस्थापक था। पहला अफगान संस्थापक मामूद लोदी, दूसरा अफगान संस्थापक शेरशाह था। शेरशाह था जो था, दिल्ली और आगरा पे कब्जा नहीं कर पाया था। दिल्ली और आगरा पे कब्जा नहीं कर पाया था। अब आपको जानते ही हैं, दिल्ली और आगरा मुगलों की राजधानी रही, कभी दिल्ली कभी आगरा किसी के काल में। तो यह जो है, इस पे कब्जा नहीं कर पाया। पुनः हुए 1540 ईस्वी में आया और 1540 ईस्वी में जब आया तो 17 मई 1540 ईस्वी 17 मई 1540 ईस्वी को जब पुनः आया शेरशाह, कहां लड़ा था? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहते हैं। यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये बिलग्राम जो है हरदोई
हरदोई जिले में एक नगर है, वहीं पर बिलग्राम का युद्ध हुआ था। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और जो है यह लगभग 1 माह तक युद्ध चला था। उसके बाद हुमायूं जो पराजित हुआ और शेर शाह विजयी हो गया। और अब एक देखिए चीज बात कही थी, जब शेर शाह महमूद लोदी के साथ आया था 1529 ईस्वी में, 6 मई 1532। देखिए 6 मई, इसने मई का महीना चुना था। 6 मई 1529 ईस्वी को आया था महमूद लोदी ने के साथ। तब बाबर से युद्ध हुआ था अफगानों का, बाबर और अफगानों का युद्ध हुआ था। इसमें अफगान का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। चूंकि यद्यपि महमूद लोदी जो है पराजित हो गया, शेर शाह भी था साथ में, वो भी पराजित हो गए, लेकिन ये मारे नहीं, ये भाग गए, चले गए। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि शेर शाह ने एक बात कही थी और वो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, क्या कही थी? देखिए, अगर भाग्य ने, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, बढ़िया से लिख देना। इस लाइन को काफी महत्वपूर्ण है, आपको नोट करने लायक है। अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से भारत से बाहर निकाल दूंगा। ये शेर शाह ने कब कही थी? बाबर और अफगानों के बीच में जब महमूद लोदी से 1529 ईस्वी में 6 मई 1529 ईस्वी में युद्ध हुआ था, तब कही थी। और ये भी बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा था? 17 मई 1540 ईस्वी को। अब यह है बात 17 मई 1540 कही कब थी? 6 मई 1529 ईस्वी में, और 17 मई 1540 ईस्वी में यह कर दिखाया। इसने जो कहा कर दिखाया। और हुमायूं को जब ये पता चल गया कि हमारा कत्ल हो जाएगा, पकड़ लिए जाएंगे, तो हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गए। और जो है ये गंगा नदी में इनको तैरना आता नहीं था। जब इन्हें पता चला कि अब हम गंगा नदी में डूब जाएंगे, तो एक भिश्ती मछली पकड़ रहा था वहां पर, तो उस भिश्ती के एक भिश्ती जो था मछली पकड़ रहा था, उस भिश्ती के लिए क्या किया इन्होंने? आवाज लगाई कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। जब यह आवाज लगाई तो क्या हुआ? तब वह भिश्ती, ट्यूब होता है, टायर कहते हैं,
तो ट्यूब में हवा भर के चल रहा था, इसे जो हम ट्यूब कहते हैं। ट्यूब में हवा भर लीजिए, आप पानी में लेके चलते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ट्यूब से लेके मछली पकड़ रहा था भिश्ती। भिश्ती का नाम था निजाम। वह भिश्ती, इसका हर किताब में नहीं दिया गया है, आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। वो भिश्ती जिसका नाम निजाम था, उसने जो है हुमायूं की जान बचाई। और हुमायूं ने कि जब जान बच गई तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं दिल्ली का सम्राट हूं, लेकिन इस समय मैं युद्ध में हार गया हूं और मैं यहां से भाग रहा हूं। आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं दिल्ली का सम्राट होऊंगा तो मैं तुम्हें एक दिन के लिए दिल्ली का सम्राट बनाऊंगा। और यह कह के वह चला गया। ठीक है। और यह लगभग 15 वर्षों तक अपना जीवन बिताता रहा। और इस समय को मुगल वंश पे क्या कहते हैं? वंश पे ग्रहण कहते हैं। इस 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों तक यह निर्वासित जीवन व्यतीत किया। ठीक है, देखें बढ़िया से दिख रहा है ना? बढ़िया दिख रहा भाई। तो 15 सालों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। और जब 15 साल अब यह निर्वासन हुआ, इसके बाद हुमायूं का शादी हो गई, हुमायूं का निकाह हो गया। कब हुआ निकाह? इसका निकाह 29 अगस्त 1541 ईस्वी में, 1540 में भागा था। 29 अगस्त 1541 ईस्वी में इसका निकाह हुआ हुमायूं का। किससे हुआ था? इसके आध्यात्मिक गुरु, इसके छोटे भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली बाबा दोस्त, मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री। ठीक है। इनका नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम क्या था? हमीदा बानू बेगम। हमीदा बानू बेगम से निकाह हुआ। ठीक है। आगे चलकर अगले वर्ष 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हमीदा बानू बेगम के गर्भ से विश्व सम्राट कहा जाता है अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ। और देखिए हमारे यहाँ प्रथा आज भी है कि अगर घर में कोई लड़के का जन्म होता है तो उसे जो है लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। उसी समय कुछ खर्च करते हैं, सबको मिठाई बांटते हैं, गरीबों को कपड़े बांट देते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। ठीक है। तो उस समय भी इसके जो है कुछ सामंत इसके साथ थे, कुछ सरदार इसके साथ थे। तो उन्होंने, सरदार के मतलब यहाँ पर है इसके जो है उच्च पदों पर आसीन अधिकारी।
इसके साथ थे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्र हुआ है, कुछ हमें उपहार स्वरूप दो। तो इसके पास चूंकि राजपाट नहीं था, तो हुमायूं ने कहा इस समय मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें इस कस्तूरी के अलावा कुछ नहीं है, कस्तूरी उसके पास थी और इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता इस कस्तूरी के सिवा। और उसी कस्तूरी को तोड़कर बांटता हुए अपने सभी में सरदारों में अधिकारियों में बांटा और कहा कि मैं चाहता हूं कि जिस तरह से यह कस्तूरी महक रही है, एक दिन मेरा पुत्र अकबर भी इस तरह से पूरे विश्व में महके। और यह बात अक्षर से सिद्ध हो गई, सही सिद्ध हो गई जब अकबर सम्राट बना और इतना विस्तार कर डाला। ठीक है ना, तो यह चीज है, इसलिए ये किया था इसने अपने के लिए। अब इसका जो है निर्वासन के जीवन में भी और एक कहानी है, देखो कस्तूरी की महक की, कि ऐसे हर चीज आपके पास है लेकिन आप खोजते रहते हो इधर उधर। ठीक है, लेकिन खोजना भी पड़ेगा, जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो हुमायूं जो है, देख लीजिए इसे ध्यान से देख लीजिए, किसका निकाह हुआ। देखिए इसका जन्म कहाँ हुआ था अकबर का? राणा बीर साल के महल में। ठीक है, और इसने हार गया। हारने के बाद जो गया, देखिए अकबर ने बाद में अकबर जो है अपना जो है राज्य जो विस्तार किया। ठीक है, अब जो है आगे देखा जाए कि फिर जो है इधर थोड़ा समझ ले जाए कि तो हुमायूं जो है 1555 ईस्वी में अब बिना शेरशाह को समझे हुमायूं को नहीं समझ पाए, इसलिए शेरशाह को देख लिया जाए। पंद्रह 1540 ईस्वी में 17 मई 1540 ईस्वी को युद्ध जीतने के बाद, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो जीतने के बाद, आज कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है, आधुनिक कन्नौज को। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान वंश की स्थापना की। शेरशाह कौन था? अब इसके में मत में भिन्नता है। यह अफगान वंशी था डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार शेरशाह जो है हरियाणा प्रांत के नारनौर, हरियाणा आप जानते हैं कि नारनौल जिले में, जिसे महेंद्रगढ़ कहते हैं, नारनौल जिले में जिसे महेंद्रगढ़ कहते हैं, इसका जन्म हुआ था इब्राहिम के पुत्र 1486 ईस्वी में। इब्राहिम का पुत्र
के रूप में 1486 में। अब देखिए बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, इसका 1486, 3 साल बाबर से छोटा। ठीक है। और दूसरे इतिहासकार के अनुसार परमात्मा शरण द्वारा के अनुसार, परमात्मा शरण है, परमात्मा शरण है, इनके अनुसार शेरशाह का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ। इसका जन्म क्या है? 1572 ईस्वी में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। बचपन का नाम फरीद खां था। इसके पिता जो है सूर्यवंश के से संबंधित यह था। इसके पिता हसन खां, वहां देखिए नाम था इब्राहिम का पुत्र था, इसके पिता हसन खां, यह सूर्यवंशी था। सूर्यवंशी नहीं, सूर्यवंशी। इसके पिता हसन खां बिहार में जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। जौनपुर के अंतर्गत सासाराम बिहार में पड़ता है के जमींदार थे। लेकिन शेरशाह में अद्वितीय योग्यता थी, इसलिए यह बिहार के शासक मोहम्मद बहार खां लोहानी बिहार के शासक थे। इनके यहाँ सेना में नौकरी कर लिया, कौन? फरीद खां। और अपनी कुशलता योग्यता के कारण, देखिए योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, जो योग्य है वो जीवित रहेगा। तो अपनी योग्यता के अनुसार इसे ये बहार खां लोहानी का अंगरक्षक बन गया, जिसे आज बॉडीगार्ड कहते हैं। ठीक है ना, अंगरक्षक बन गया। और अंगरक्षक जो होता है वह राजा के या जिसका भी अंगरक्षक होता है उसके साथ साथ चलता है। तो बहार खां लोहानी शिकार पर गए थे, ये भी उसके साथ गया। और जो है एक शेर जो था बहार खां लोहानी पे आक्रमण करने ही वाला था, किसने तलवार से एक बार में मार दिया और वह मर गया शेर। और इससे खुश होकर बहार खां लोहानी ने इसे फरीद खां थाना शेर खां नाम रख दिया, शेर खां। और यही शेर खां 1539 और 40 ईस्वी में हराया था, जबकि ये बाबर के समय भी युद्ध में महमूद लोदी के साथ आया था 1529 में, 6 मई 1529 में। और दौरा के युद्ध में फिर महमूद के साथ आया था। महमूद अफगान वंशीय संस्थापक था और ये शेरशाह द्वितीय संस्थापक था अफगान वंशी। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं से कुछ देखना नहीं है, देखते रहिए हमारा चैनल, आपका अपना चैनल टारगेट विद एसपी सर। देखिए, और जब ये बिलग्राम के
चौसा का युद्ध जीत गया तो इसने अपने आप को शेर खां के स्थान पे शेर शाह घोषित कर दिया। मतलब सम्राट, शाह में सम्राट, शेर सम्राट घोषित कर दिया, शेर शाह पदवी से अलंकृत किया अपने आप को। ठीक है, लेकिन मृत्यु किसी की भी बधी नहीं है, किसी की मृत्यु यह नहीं कि नहीं होगी। तो इसकी भी जब मृत्यु आई तो यह जो है कालिंजर का किला जो था 1545 ईस्वी में, ईस्वी में कीरत सिंह जो है कालिंजर के किले, कालिंजर का किला जो है, जो कीरत सिंह का था, उस पे आक्रमण करने के लिए यह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। और देखिए यही समय होती है, समय देखिए आपने, शेरशाह ने बाबर के साथ महमूद लोदी के साथ जब आया था, अफगानों के साथ युद्ध हुआ था 1529 में, 6 मई 1529 में, तो शेरशाह ने कहा था, क्या कहा था, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की, मेरा साथ दिया, ये मेरी सहायता की, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो एक दिन मैं मुगलों को सरलता से भारत के बाहर निकाल फेंकूंगा, या निकाल दूंगा या निकाल फेंकूंगा। तो यही है। लेकिन उस समय भाग्य इसकी सहायता किया और सौभाग्य इसका मित्र रहा, लेकिन यहाँ पर सौभाग्य इसकी सहायता नहीं किया। और जब उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था कालिंजर के किले पे, और वह अस्त्र जो जाके कालिंजर के किले पे, दुर्ग पे टकराया, और टकरा के जितनी दूरी पे इसका कैंप लगा था वहां पर आकर दब गया अर्थात फट गया। और इसी से 1545 में अब सूर्यवंशी सम्राट, अफगान वंशी, द्वितीय अफगान वंशी सम्राट, 30 अफगान वंशी संस्थापक सम्राट की मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु इस तरह से लिखित इस तरह से हो गई। और इसकी जो है, इसका मकबरा सासाराम में है, मकबरा सासाराम का मकबरा सासाराम जो बिहार में पड़ता है, एक झील में ऊंचे टीले पे निर्मित है। ठीक है, बनाया गया। इसके बाद जो है अफगान वंश का नेतृत्व 1545 में संभाला सिकंदर सूर ने, और 1545 ईस्वी में सिकंदर सूर ने संभाला। लेकिन सिकंदर सूर शेरशाह सूरी की तरह अच्छा शासक नहीं था, योग्य नहीं शासक था, और इसलिए इसके कारनामे ज्यादा नहीं है। और जो ये 1555 ईस्वी में जब हुमायूं ने सरहिंद का युद्ध लड़ा, सरहिंद का युद्ध हुमायूं और शेरशाह, सिकंदर सूर, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ सरहिंद पे, तो सिकंदर सूर मारा गया और मुगल हुमायूं जीत गया। हुमायूं के सिकंदर सूर के मरते ही अफगान साम्राज्य का समापन हो गया और हुमायूं की स्थापना। और हुमायूं जब एक दिन के लिए सम्राट बना, तो उस भिश्ती जिसका नाम निजाम था, उसे एक दिन के लिए सम्राट बनाया।
और इस निजाम ने क्या किया, चमड़े का सिक्का चलाया, सिक्का चलाया। एक दिन के लिए लोगों ने चमड़े के सिक्के का क्रय विक्रय किया। तो ये सिकंदर, ये था निजाम जो चमड़े का सिक्का चलाया था। एक दिन के लिए दिल्ली का सम्राट बना था। हुमायूं अपने बात से यहाँ नहीं कटा था। ठीक है, चलिए सारी बातें तो हो गई है। अब देखिए हुमायूं के पराजय हुआ तो क्यों हुई, कारण होगा ना कोई न कोई। हुमायूं के पराजय के लिए समय के साथ साथ हुमायूं भी बहुत हद तक जिम्मेदार था। देखिए बाबर जबकि खानवा के युद्ध में कहा था, जब मौलाना ने कहा कि अब की बारी अब सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे विपक्ष में है तो तुम युद्ध हार जाओगे, तब बाबर ने कहा कि यदि तुम अपने सैनिकों से यदि तुम जवां मर्द निकले तो सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे, यदि तुम नामर्द निकले तो सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे विपक्ष में चले जाएंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि हुमायूं, बाबर ज्योतिष में विश्वास नहीं करता था, लेकिन हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। यह हुमायूं सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। एक चीज ये कमी थी, ज्योतिष जो कह रही हो ऐसा ही, ऐसा कुछ नहीं होता। कर्मण्येवाद का रास्ते में फलेश कदाचन। ठीक है, गीता में श्री कृष्ण ने खुद कहा है। ठीक है, यदि आप पढ़ोगे नहीं तो सोचो क्या है, आप सम्राट, आपकी जॉब लग जाएगी, आईएएस बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे? नहीं, पढ़ना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। आप 3rd डिवीजन पास हो क्यों नहीं, लेकिन आप यदि आईएएस या पीसीएस का एग्जाम क्रैक कर देते हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी। आप 99% लेके आके कुछ नहीं कर पाओगे अगर परीक्षा पास नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो कर्मण्येवाद का रास्ते में फलेश कदाचन। तो ये हुमायूं का एक दोस्त था हारने का कारण, ज्योतिष में विश्वास, ज्योतिष में विश्वास। दूसरा कारण था इसका अफीमची होना। हुमायूं अफीम बहुत खाता था। अफीमची लोग ऐसे होते हैं कि इनसे आप जगाइए, बात करके चले जाइए, क्या कर रहे हैं, इनका सारी खतियों लिखा लीजिए, लेकिन ये कहेंगे मैंने तो कुछ नहीं किया। इनको होश नहीं रहता। ये हमें अफीमची का था। तीसरे हुमायूं के पराजय का कारण है हरम। हमेशा यह अपने हरम में ही डूबा रहता था। इसके हरम में बताते लगभग 16,000 रानियां थी, स्त्रियां थी, रानियां नहीं। इसके तो सिर्फ 3 पत्नियां थी, लेकिन यह क्या है, हरम में 16,000, लगभग 16,000 स्त्रियां थी। इसी में डूबा रहता था। और इतिहासकारों ने यहां तक लिख दिया है कि हुमायूं ऐसा व्यक्ति रहा इतिहास में जिसका जनन अंग खराब हो गया था। हुमायूं का जनन अंग खराब हो गया था। ठीक है, ये चीज है। तो हुमायूं के पराजय के कारण थे। हुमायूं हमेशा अपने हरम में रहता था, और जब शत्रु जो है चढ़ जाता था उसके यहाँ, तब वह युद्ध के लिए निकलता था। आप ही सोच लीजिए, अगर आप सोए हुए हैं, कोई मारने आ जाए तो कितना बढ़िया युद्ध करेंगे। युद्ध के लिए पहले से तैयारी। मान लो आप पहले ना पढ़ो, परीक्षा आ गई, फार्म भर दिए, परीक्षा एडमिट कार्ड निकलवा लिए, परीक्षा देने चले गए, एक दूसरा साल भर से लगातार बिना किसी दिन के गैप किए लगातार पढ़ रहा, तो किसकी तैयारी, कौन निकालेगा? इसका निर्णय तो आप ही कर सकते हैं। तो ये हुमायूं के पराजय का कारण था। जो हुआ जैसे हुआ, हम तो सिर्फ आपको इतिहास वाचन कर रहे हैं, इतिहास में आपकी जानकारी बढ़ा रहे हैं बस, ताकि आपकी परीक्षा में कहीं रुकावट ना आए। अब सिकंदर ने और क्या किया था, रोहतासगढ़ के किला या कोना,
रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला, किला ये कुहना, ये जो है शेर शाह सूरी ने किया था, जो दिल्ली में है, मस्जिद है, एक मस्जिद है, दिल्ली में स्थित मस्जिद है। इसका निर्माण शेर शाह ने किया था, शेर शाह इसका निर्माण किया था। ठीक है, शेर शाह ने काफी महत्वपूर्ण काम किए। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के किले, रोहतासगढ़ का किला तथा शेर शाह ने क्या किया, रोहतासगढ़ का किला तथा कन्नौज के स्थान पर, कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नगर बसाया था। क्या, कैसा कौन नगर बसाया था? शेरसूर नामक नगर बसाया था, नगर बसाया। ठीक है ना, शेरसूर नामक नगर बसाया था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज, फिर देखिए, शेर शाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सनडंडी का प्रयोग किया, एवं अला सिकंदरी गज एवं सन की दंडी को चलाया। इसके समय में कर पैदावार का 1/3 भाग लिया जाता था। इसके समय में, शेर शाह सूरी के समय में कर पैदावार का 1/3 भाग लिया जाता था। ठीक है, पैदावार नहीं हुई तो कर नहीं देना। ठीक है ना। इसने 178 ग्रेन के चांदी का रुपया, 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का 380 ग्रेन का क्या बनाया? तांबे के दाम चलवाया। तांबे का दाम चलाया। ठीक है ना, तांबे का दाम चलाया। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने किया। शेर शाह अर्थात शेर शाह सूरी ने किया। आज भी हमारे यहाँ पट्टा प्रथा चलती है। ठीक है ना। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। इसने क्या किया? पुनः 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया।
ठीक है ना। पाटलिपुत्र को किस नाम से स्थापित किया? पटना के नाम से। इसने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत कराई, यानी इसने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत, निर्माण और मरम्मत दोनों कराया, निर्माण और मरम्मत कराई। जो बिहार से चल के पाकिस्तान तक जाती है। ठीक है। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह ने किया। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह ने किया। शेरशाह ने जीटी रोड के अगल बगल पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए, रहने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पे धर्मशालाएं लगवाए, थोड़ा राहत हो जाए चलते चलते, इसलिए लोगों के लिए वृक्ष लगवाए, ये काम किए। और ये मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। ये भी है मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। देख लीजिए, हमने आपको शेरशाह के बारे में और हुमायूं के बारे में बताया। और देखिए आगे फिर थोड़ा रह जाएगा जो तो बता देंगे आगे। आज के समय बस इतने देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? इसके पुस्तकालय का नाम था दीन पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। दीन पनाह पुस्तकालय। और इसके बारे में लेनपूल ने लिखा है, लेनपूल किसी का हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते सीढ़ियों से गिरकर मर गया। ठीक है ना। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1 जनवरी 1556 में। कब हुई थी? 1 जनवरी 1556 ईस्वी में। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। इसकी बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन की रचना गुलबदन बेगम ने की है। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने ली। देखिए, जो व्यक्ति अपनी कहानी अपने स्वयं लिखता है, जैसे बाबर ने लिखा तो उसे आत्मकथा कहते हैं। यदि कोई दूसरे की कहानी लिखता है उसे जीवनी कहते हैं। तो बाबर ने आत्मकथा लिखा, तो जो कि बाबरी या बाबरनामा जो तुर्की में है, बाद में इसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। और जो है हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने उसके बहन की अर्थात ये जीवनी है। ठीक है, तो चले अब यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और हमारे चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपसे, ताकि आपके हमारी वीडियो लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तक नई वीडियो जल्दी से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर ठीक है ना, और अच्छी से अच्छी वीडियो फिर लेके आएंगे, हम मिलेंगे आपके अपने चैनल टारगेट विद यशवी सर पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।